जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज है 6 जनवरी। आज 6 जनवरी यानी 5 जनवरी के और 6 जनवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, लगातार आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न इस चैनल के माध्यम से मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, देखो उसमें हमने चर्चा कर लेते। उसमें हमने पढ़े थे भी राजस्थान की किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2023 देने की घोषणा की थी। अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की थी, तो वो कौन सी खिलाड़ी हमारी जयपुर की, मूल निवासी सीकर की, लेकिन कहाँ की, जयपुर की है। मोना अग्रवाल, शूटर। कौन? तीरंदाजी, शूटर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या मिला? अर्जुन अवार्ड मिलेगा 2024 का। ठीक है, और गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रखी गई? दोस्तों लगातार 2025 2024 में भी झांकी थी राजस्थान की, और 2025 में भी है सोनो राजस्थान। थीम क्या होगी उसकी? सोनो राजस्थान थीम होने जा रही है। महत्वपूर्ण हमने प्रश्न पढ़े थे, उसके अंदर एक और था बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने के लिए। बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने के लिए उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसमें हमने पढ़ा था कि रालसा के द्वारा। किसके द्वारा? रालसा के द्वारा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको वापिस बोल के बता रहा हूँ। आज है 6 जनवरी। चलते हैं हमारे 6 जनवरी की महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे 6 जनवरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। आ गए हमारे पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान में जनवरी 2025 में संचालित ऑपरेशन साइबर शील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर शील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों आपको मैं बता दूं, अमेरिका के बाद, किसके बाद? अमेरिका के बाद भारत एक ऐसा स्थान है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं? साइबर अटैक हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे साइबर अटैक भारत में, क्योंकि जनसंख्या भी इतनी है, और सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज में कहाँ लिए जा रहे हैं? भारत में ही लिए जा रहे हैं। तो जनवरी 2025 में जो अभियान चलाया जा रहा है साइबर शील्ड। कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? साइबर शील्ड। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है संगठित साइबर वित्तीय अपराधों से निपटना। ऑप्शन नंबर बी, संगठित साइबर वित्तीय अपराधों से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, जो 31 जनवरी से कब से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? 31 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है, डीजीपी उत्कल रंजन साहू के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? उत्कल रंजन साहू के निर्देशन में 31 जनवरी से विशेष ये अभियान साइबर शील्ड चलाया जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण 7 तथ्य होंगे। उन तथ्यों पे सबसे मेन चीज होगी दोस्तों। ठीक है, इस अभियान में साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल 1930 की शिकायतों और परिवादों का निस्तारण करना बताया है। पोर्टल नंबर साइबर क्राइम पोर्टल पर 1930 की शिकायतों और परिवादों पर का निस्तारण करना बताया है। ठीक है, संदिग्ध की सिम IMI नंबरों की पहचान कर ब्लॉकिंग की कार्यवाही की जाएगी। और बता दूं आपको, साइबर अपराधों के हॉटस्पॉट क्षेत्र को चिन्हित कर कार्रवाई करना। साइबर अपराध में वांछित अभियुक्तों, स्टैंडिंग वारंटों, उद्घोषित अपराधों की गिरफ्तारी करनी होगी। गुमशुदा व चोरी हुए मोबाइल हैंडस्टॉक की बरामदी कर पीड़ितों को लौटाना। और साइबर क्राइम को जागरूकता प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान ये भी चलेगा। उनके लिए विशेष एक डेटाबेस भी कलेक्ट किया जाएगा। मैं बताता हूँ, साइबर शील्ड मुख्य उद्देश्य संगठित साइबर वित्तीय अपराधों से निपटना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखो, इसमें साइबर शील्ड क्यों चलाया जा रहा है, इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होंगे? ये 31 जनवरी मैंने बताया था 2025 से स्टार्ट हो रहा है। साइबर अपराधों पर अंकुश। ठीक है, और किसके निर्देशन में हो रहा है? ये हो रहा महानिदेशक पुलिस उत्कल रंजन के निर्देशन में। मैंने बता दिया था। साइबर क्राइम शाखा महानिदेशक कौन? अभी हेमंत प्रियदर्शी के संचालन में। ठीक है दोस्तों, साइबर प्रकरणों से निस्तारण। ठीक है, साइबर अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में भी, पूर्वी राजस्थान में सबसे ज़्यादा हो रहे, क्योंकि दिल्ली NCR से अटैच है।
तो आपको पता ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम उधर हो रहे हैं। तो इन अपराधों से निपटने के लिए साइबर शील्ड जैसा अभियान चलाया जा रहा है, जो 31 जनवरी 2025 से चलने जा रहा है। चलते हमारे अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, चलते हमारे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, राजकीय स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में किए गए रूपांतरण की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष व संयोजक बनाए गए। देखो दोस्तों, किसको बनाया गया? अभी राजस्थान में करीबन जो हिंदी मीडियम के स्कूल थे उनको 3700 स्कूलों को, कितने को? 3700 स्कूलों को किसमें? इंग्लिश माध्यमिक, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में परिवर्तित किया था। उनको वापस हिंदी मीडियम में रूपांतरण करने की चर्चा चल रही है। ठीक है, तो इसकी इस समीक्षा के जो अध्यक्ष व संयोजक जो बनाए गए हमारे उप मुख्यमंत्री कौन? प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया। किसको बनाया गया? प्रेमचंद बैरवा को। एसआई भर्ती के लिए बनाया गया था, जांच के लिए जोगाराम पटेल को एसआई भर्ती के लिए बनाया गया था। मदन दिलावर को भी मंत्रिमंडल में इसमें बनाया था। ललित, सॉरी, इसमें जो जिलों की जो रिव्यू रिपोर्ट, जो जिले अभी बने थे जिसमें 41 जिले रखे, है ना, और 7 संभाग वापस रखा था, उनकी वापस रिपोर्ट के बारे में मदन लाल देवलावर को बनाया था, मदन लाल देवलावर को बनाया। और ललित पवार को जिलों की रिव्यू रिपोर्ट के लिए संयोजक अध्यक्ष बना। इनकी कमेटी में वो सारी चीज़ें हुई थी, इनके बारे में हमने पहले चर्चा कर रखी थी। ठीक है, तो चलते हम हमारे इसके महत्वपूर्ण तथ्य पे। तो लेकिन हमारे इसमें जो सबसे मेन चीज़ है कि अभी अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों के लिए रूपांतरण के लिए जो अध्यक्ष और संयोजक बनाए वो कौन बनाए? हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को बनाया है। ठीक है, तो चलते हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखो, प्रदेश में राजकीय स्कूलों को अंग्रेजी माध्यमों में रूपांतरित करने के लिए समीक्षा हेतु गठित कैबिनेट समिति, अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद बैरवा। और इस समिति में जो सदस्य है ना, वो गजेंद्र सिंह केमसर, जो हमारे क्या चिकित्सा मंत्री है। ठीक है, मदन दिलावर जो भी पंचायती राज शिक्षा मंत्री, वो भी सदस्य बनाए गए। सुमित गोदारा सदस्य खाद्य एवं नगर आपूर्ति मंत्री को। ये बाकी 3 तो सदस्य हैं, और अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है कि रावतभाटा परमाणु बिजली संयंत्र की 7वीं और 8वीं इकाई के संचालन के बाद कुल उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी? तो कुल उत्पादन क्षमता हो जाएगी दोस्तों 2025 के लास्ट तक की 7वीं और 8वीं इकाई, 2025 के लास्ट तक, 2025 के लास्ट तक ये 7वीं और 8वीं इकाई संचालन की पूरा जोर है कि चला देंगे। उसके बाद जो उत्पादन क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2656। कितनी? 2656। ठीक है, मेगावाट। चलते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखो, रावतभाटा परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, ये कनाडा की मदद से सन 1973 में स्थापित किया गया है। ठीक है, कनाडा की मदद में। और ये राजस्थान का पहला परमाणु बिजली संयंत्र है ना। और देश का दूसरा, पहला है महाराष्ट्र का तारापुर, और ये राजस्थान का पहला। अब राजस्थान में दूसरा और भारत का सबसे बड़ा बनने जा रहा है बिजली संयंत्र, वो बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? बांसवाड़ा की माही प्रोजेक्ट के नाम से बनने जा रहा है। वो राजस्थान का दूसरा होगा, लेकिन सबसे बड़ा भारत का होगा। ठीक है, 2025 में रावतभाटा परमाणु बिजली घर 50 वर्ष स्थापना की सिल्वर जुबली बना रहा है। उत्पादन क्षमता कितनी? 7वीं इकाई में 700 मेगावाट प्रारंभिक मंजूरी प्राप्त। ठीक है, और 8वीं इकाई साल के अंत तक क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। तो कुल उत्पादन कितनी हो जाएगी? 1400 मेगावाट। 7वीं और 8वीं इकाई मिलके कितने? 1400 मेगावाट। और 5वीं इकाई पहले पहले चल रही है, उसमें 1080 मेगावाट पहले चल रही है कि नहीं? तो कुल मिला के, और देखो, और स्टार्ट हो जाएगी इसकी मिला के, और पहले की ओर मिला के ये 2000
चलते हमारे अगले प्रश्न पे। देव ऋण योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही है? जानते हैं इसमें कौन सा विवरण सही है दोस्तों। देखो इसमें इस योजना के ऋण में 2 लाख है ना, और ब्याज प्रतिशत कितनी 4%। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल 500 पशुपालक परिवारों को लाभान्वित करना है। ऋण 5 से अधिक पशु रखने वाले पशुपालकों को दिया जाएगा। यह चौथा नंबर ऑप्शन है। राज्य पशुपालन मंत्री द्वारा ये योजना लोगो विमोचन 10 अक्टूबर 2024 को किया गया है। तो इसमें सही तथ्य कौन सा? सही तथ्य दोस्तों, ये ऋण 50 से अधिक पशु रखने वाले पशुपालकों को दिया जाएगा। जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। इनके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि देव ऋण योजना क्या है, ठीक है। देव ऋण योजना लगभग कितने 1,60,000 रुपये का ऋण क्या उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने का? 1,60,000 तक का। ब्याज दर कितना रहेगा उसका? 4%। कितना रहेगा? 4%। पात्रता कौन है? योजना का लाभ उन पशुपालकों को मिलेगा जिनके पास 50 से अधिक क्या है पशु है। लक्ष्य है दोस्तों, इसमें लक्ष्य रखा गया है 3,011 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों को विमोचन, योजना के लोगों का विमोचन पशुपालन मंत्री कौन? जोराराम कुमावत। कौन है? जोराराम कुमावत द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को किया गया है। तो उद्देश्य क्या है? पशुपालकों को आर्थिक सहायता व पशुपालन बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, तो 50 से अधिक जिनके भी पास पशु है उनको ये ऋण मिलेगा। ठीक है, चलते हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राजस्थान चित्रकार को रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज एंड डिजाइन से सम्मानित किया गया? तो ये हमारे हैं कौन? महेश गुजर। कौन? महेश गुजर कौन है? जानते हैं इनके बारे में चर्चा। चलो आ जाओ। ठीक है, जो महेश जी गुजर है राजस्थान के टोंक के, कहाँ के? राजस्थान के टोंक के। कहाँ के दोस्तों? राजस्थान के टोंक के चित्रकार महेश गुजर को रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में एंड डिजाइन से सम्मानित किया गया। ठीक है, विषय राजस्थान की फड़ कला और लोक देवताओं पर व्याख्यान। देखो राजस्थान की फड़ कला और लोक देवताओं पर क्या होगा? व्याख्यान होगा। ठीक है, ठीक है। आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डिजाइन और कलाकार रत्नात्मक भारत का एकमात्र प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? महेश गुजर। कहाँ के? टोंक के रहने वाले। गुर्जर ने भगवान देव नारायण की वीर तेजाजी और रामदेव जी जैसे लोक देवताओं पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो फड़ राजस्थान की महत्वपूर्ण संस्कृति है कि नहीं? लोक देवताओं के बारे में कौन है ना, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है क्योंकि संस्कृति, कला संस्कृति से जुड़े हुआ पूरा मैटर है। तो इनको जरूर कहाँ पे? रूस में, रूस की जो सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलता है हमारे अगले प्रश्न पे। महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो राजस्थान के ऊर्जा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? कौन सा अभियान शुरू किया गया? किसको रोकने के लिए? राजस्थान में ऊर्जा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो जानते इसके बारे में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्म भूमि से कर्म भूमि मातृभूमि अभियान। कौन सा होगा? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान इसका ऑप्शन होगा। जानते इसके बारे में चर्चा। देखो दोस्तों क्या है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं का निर्माण करवाने जा रही है। ठीक है, ये अभियान जल संचयन और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कैच द रन अभियान से प्रेरित है। ठीक है, शुरुआत स्तर पर इस अभियान के अंतर्गत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों में प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, अंतर्गत सिरोही, पाली, जोधपुर, ठीक है, इन जिलों में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे।
कि राजस्थान के किस जिले में भारतीय गो विज्ञान आधारित राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये हमारे नंदगांव जो सिरोही के अंदर है, कहाँ पे, सिरोही के अंदर वहाँ बनाया जा रहा है। देखो, राजस्थान का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय सुरभि महाविद्यालय, नाम क्या है, सुरभि महा विश्वविद्यालय नंदगांव सिरोही के अंदर है ना। इस विश्वविद्यालय में भारतीय गो विज्ञान आधारित शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा का संस्कृत भाषा में क्या होगी, पढ़ाई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसकी लागत 300 करोड़ रुपए और यह 3 वर्ष के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। इसका संचालन गोधाम महातीर्था पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास की ओर से किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे एक नज़र डाल लेते हैं। देखो क्या क्या चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में। हाल ही में ह्यूमन मेटाप्नेमा वायरस किस देश में फैल रहा है? तो ये चल रहा है चाइना में। कहाँ पे? वैसे पूरा एक वायरस का जनक है चाइना, तो हर वायरस कहाँ से? चाइना। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भोपाल के अंदर। कहाँ किया जा रहा है? भोपाल छत्तीसगढ़ में, ठीक है। राजस्थान की पहली तटीयवर जल पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई है? देखो, जल पक्षी राज्य की क्या, तटीय और जल पक्षी जो की जनगणना गुजरात ऐसा प्रदेश बन रहा है दोस्तों, जहाँ पे पक्षियों की भी क्या की जा रही है, जनगणना की जा रही है, ठीक है। पाकिस्तान किस देश की मदद से अपना सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र बना रहा है? चीन देश की ने, वो चीन पूरा निपटा के मानेगा इसको। वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़। 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यात देश कौन बनेगा? इंडिया। और हमारे राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा कपड़ा? वो है भीलवाड़ा। भारत और किस देश के बीच गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता हुआ? वो इंडोनेशिया पे। कहाँ पे? इंडोनेशिया पे। किस देश ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू कर दिया? रूस ने। किसने? रूस ने पर्यटक कर भी चालू कर दिया। तो ये हमारे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों आज के लिए। धन्यवाद। राम राम सा। जरूर हमारी क्लासों को लगातार देखते रहिए, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम सा।